गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी बुक में हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा है, क्योंकि भाषा के बिना हम कभी भी अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। सोचिए, अगर भाषा नहीं होती तो हम किस प्रकार बात कर सकते, किस प्रकार अपनी भावनाओं को हम दूसरे तक पहुंचा सकते। इसीलिए भाषा का विकास हुआ। अब आप ये देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि जैसे कि आप देखिए, ये सूरज, ये एक शब्द है, इसको आगे टुकड़ों में बांटा गया है। इसका वर्ण विच्छेद क्या है? स, उ, र, अ, ज, अ। परंतु हम आगे इन ध्वनियों को पुनः हम जो है विभक्त नहीं कर सकते, इनका हम विभाजन नहीं कर सकते। तो ये ध्वनियां ही जो होती हैं, ये वर्ण होती हैं और इनको हम मौखिक रूप और लिखित रूप, ये दोनों रूपों में होती हैं। क्योंकि अगर इसको बोला जाता है तो इसको लिखा भी जाता है। तो इसकी परिभाषा है कि भाषा में ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा के लिए, इनको सीखने के लिए इन ध्वनियों का ज्ञान होना जरूरी है। ये ऐसी छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये होती है वर्ण। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मौखिक और लिखित दोनों होती हैं। उसके बाद होती है हमारी वर्णमाला। वर्णों का जो क्रमिक और व्यवस्थित रूप होता है उसको बोला जाता है वर्णमाला। यानी जिस प्रकार जैसे आप पढ़ते हैं कि हिंदी की जो हमारी लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। तो देवनागरी वर्णमाला जो वो ऐसे होती है, पहले अ से लेके औ तक स्वर होते हैं, उसके बाद अंग अनुस्वार होता है, अह विसर्ग होता है, उसके बाद हमारे आते हैं व्यंजन जो कि क से लेकर हमारे माँ तक होते हैं, 25 होते हैं। उसके बाद हमारे जो ये यार अलावा सा है, ये अंतस्थ होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये गृहीत और आगत हैं। उसके बाद है हल, यानी जिसको बोला जाता है हलंत। यानी जब भी किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो उसके लिए आधा अक्षर या होता है और उसको पूरा लिखने के लिए जो है हलंत का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हलंत को जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। और ये भी पता है आपको कि सब व्यंजन में ये जुड़ा होता है, लेकिन हलंत वाले शब्द में स्वर नहीं होता। अब आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और व्यंजन। स्वर ये होते हैं जो अ से लेकर आपके औ तक आते हैं, ये स्वर होते हैं। और स्वरों का जो उच्चारण है ये स्वतंत्र रूप से होता है। इसके उच्चारण के लिए हमें किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती और मुख से हवा बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। अब बच्चों, इसमें हिंदी में जो री का उच्चारण है वो री की तरह होता है। और ये बाकी हिंदी भाषा में जो अंग्रेजी के शब्द आए हैं उनको लिखने के लिए अ का प्रयोग किया जाता है, जिसको गृहीत स्वर बोला जाता है। औसा जिसमें आ है और उसके ऊपर आप देखिए चंद्रमा है, बिंदी नहीं है, ओनली चंद्रमा है। तो इसको ना तो ये ध्वनि आ की होती है ना ये ओ की होती है, तो उनके बीच की ध्वनि होती है जिसको बोला जाता है ओ। तो जैसे ये है कॉपी, डॉक्टर, बॉल, रॉकेट, तो ये वो शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं, तो इनको इस प्रकार बोला जाता है। उसके बाद है स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि स्वरों का वर्गीकरण जो है वो निम्न किस आधार पर किया जाता है? सबसे पहले उच्चारण में लगने वाला समय, यानी कि स्वरों को बोलने के लिए कितना समय लगता है, इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है हरिस्व। हरिस्व का अर्थ होता है छोटा, यानी कि सबसे कम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो उन्हें कहते हैं हरिस्व स्वर। क्या आप खुद बोल के देखिए, अ, ई, उ, री, यानी इनको बोलने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें सिर्फ बहुत अल्प समय, यानी सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ इन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। तो आप इन शब्दों का उच्चारण करके देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, तो ओ, औ। आप पाएंगे कि आपको इन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वरों से दोगुना समय लगा। यहाँ तक कि जो ओ जो है वो भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर पलुत स्वर। तो पलुत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी कि बहुत अधिक समय लगता है, वो होते हैं आपके पलुत स्वर। तो इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में नहीं होता। जैसे ओम, और हिंदी में पुकारने
किसी को बुलाने के लिए, संवेगात्मक अभिव्यक्ति यानी अपने इमोशंस की अभिव्यक्ति के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, जो मन में एकदम से संवेग उड़ते हैं, वो पलुस्वर उनको बोला जाता है, जैसे हे प्रभु, आ, ओम। उसके बाद आता है अनुनासिकता उच्चारण के आधार पर, यानी कि कहाँ से इनका उच्चारण किया जाता है, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मुंह के साथ नाक से हवा निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक और अनुनासिक। तो निरनुनासिक वो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। इसमें नाक से हवा नहीं निकलती, सिर्फ मुख से निकलती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप ये पाएंगे कि इनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकल रही है, इसमें नाक से हवा नहीं निकलती, ना ही किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन होता है। तो ये होते हैं निरनुनासिक। और अनुनासिक वो होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, वो होते हैं आपके अनुनासिक स्वर। तो इसमें अंग, आ, ई, उ। आप देखेंगे जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो वायु आपके मुख और नाक दोनों से बाहर निकलेगी, और इसके लिए बिंदु या चांद बिंदु का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस प्रकार आगे हैं स्वरों की मात्राएं। तो आप ये देखेंगे कि कुछ ये जो स्वर हैं इनकी मात्राएं हैं, सिर्फ अ को छोड़कर, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये हर व्यंजन में ऐड होता है। बाकी हर स्वर की आप देखेंगे मात्रा है, और कुछ शब्दों में बिल्कुल मूल रूप में, यानी कि जैसे हैं ये वैसे ही लिखा जाता है, यानी ये वाला रूप लिखा जाता है। जैसे इसमें आप देख पाएंगे कुछ शब्द है आग, इधर, ओम, आओ, खाइए। तो ये शब्द ऐसे हैं, अगर आप इनको लिखेंगे तो इनका मूल रूप लिखना पड़ेगा, और कुछ में क्या इसकी मात्राएं इस्तेमाल करी जाती हैं। तो आज बच्चों आपको यहीं तक समझना है, आप इसको समझिए। कल आगे की समझाऊंगी मैं। थैंक यू।